नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। कोरोना काल में किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए तत्परता, कृषि तकनीक से जुड़ी हुई बातें और साथ ही साथ गांव के विकास की तमाम योजनाओं से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे कि क्या आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों से जुड़ा हुआ खास किया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं इसकी खास बातें। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। वन धन विकास योजना से जनजातीय नव उद्यमिता को प्रोत्साहन। महामारी के बावजूद कृषि और संबंधित निर्यातों में बढ़ोतरी, 18.49% की बढ़ोतरी दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले योग के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की तैयारी। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया और मानवता के लिए जलवायु परिवर्तन से जो भी नुकसान हो रहा है और उसके लिए जो ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है उस पर जोर दिया। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। वर्तमान में मानवता एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है और ऐसे समय में ये कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। वास्तव में दुनिया भर के लाखों लोग जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। उनका जीवन और आजीविका पहले से ही इसके प्रतिकूल परिणामों का सामना कर रही है। मानवता के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत में हम तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। साल 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विकास से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद हमने स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और जैव विविधता से संबंधित कई साहसिक कदम उठाए हैं। यही वजह है कि हम उन कुछ देशों में से हैं जहां राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC 2 डिग्री सेल्सियस के अनुरूप है। हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, लीड IT और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जैसी वैश्विक पहलों को भी प्रोत्साहित किया है। जलवायु के प्रति एक जिम्मेदार विकासशील देश के रूप में भारत सतत विकास का खाका तैयार करने के लिए भागीदारों का स्वागत करता है। ये अन्य विकासशील देशों की भी मदद कर सकते हैं जिन्हें ग्रीन फाइनेंस और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए सस्ती पहुँच की जरूरत है। ऐसे में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं मिलकर भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की शुरुआत कर रहे हैं। एक साथ मिलकर हम निवेश जुटाने में मदद करने, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को विकसित करने और हरित भागीदारी को सक्षम बना सकते हैं। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से 60% कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जीवन शैली अब भी पारंपरिक प्रथाओं में निहित है। इसलिए आज मैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कदम उठाने में जीवन शैली में बदलाव के महत्व पर जोर देना चाहता हूं। भारतीय कृषि व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर निर्यात की बात करें तो उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो 727% की इसमें बढ़ोतरी हुई है और चावल की अगर बात करें तो 132% की बढ़ोतरी चावल में भी दर्ज की गई है। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। दुनिया कोरोना महामारी के मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति को बनाए रखना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन भारत ने इस बात का ध्यान रखा कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटने न पाए। इस काम के लिए निर्यात को बनाए रखना जरूरी था। 2019-20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का कारोबार सरप्लस में रहा। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान भी कृषि और उससे जुड़ी जिन्सों का 2,74,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 18.49% ज्यादा है। निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गेहूं और अन्य अनाजों के अलावा गैर बासमती चावल, सोया मील, मसाले, चीनी, कपास, ताजी सब्जियां, प्रसंस्कृत सब्जियां और मादक पेय में दर्ज की गई। गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में पिछले साल की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज हुई।
आंकड़ों के अनुसार गेहूं का निर्यात 425 करोड़ से बढ़कर 3,283 करोड़ रुपए और दूसरे अनाजों का निर्यात 1,318 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,542 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह गेहूं के निर्यात में वृद्धि 727% रही। देश ने गैर बासमती चावल के निर्यात में भी 132% की वृद्धि दर्ज की। 2019-20 में गैर बासमती चावल का निर्यात 13,030 करोड़ रुपए था और जो 2020-21 में 30,277 करोड़ रुपए हो गया। निर्यात में ये वृद्धि कई वजहों से हुई, जिनमें से प्रमुख थी तिमोर लेस्ते, पपुआ न्यू गिनी, ब्राजील, चिली और प्यूर्तो रिको के बाजारों पर भारत का कब्जा होना। इन देशों के अलावा टोगो, सेनेगल, मलेशिया, मेडागास्कर, इराक, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, वियतनाम और तंजानिया गणराज्य को भी निर्यात किया गया। सोया मील के निर्यात में बढ़ोतरी 132% रही। 2019-20 के 3,087 करोड़ रुपए के मुकाबले 2020-21 में इसका निर्यात 7,224 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह मसालों का निर्यात 23,562 करोड़ रुपए की तुलना में 26,257 करोड़ रुपए, चीनी का 12,226 करोड़ रुपए की तुलना में 17,072 करोड़ रुपए, कपास का 6,771 करोड़ रुपए की तुलना में 11,373 करोड़ रुपए, ताजी सब्जियों का 4,067 करोड़ रुपए की तुलना में 4,780 करोड़ रुपए और प्रसंस्कृत सब्जियों का निर्यात 1,994 करोड़ रुपए के मुकाबले 2,846 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। आयात की बात करें तो कृषि और संबद्ध वस्तुओं का आयात अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान 1,41,034 करोड़ 25 लाख रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 1,37,014 करोड़ 39 लाख रुपए था। यानी इसमें 2.93% की मामूली वृद्धि हुई। कोविड-19 के बावजूद कृषि क्षेत्र का व्यापार संतुलन भी अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान पर्याप्त मात्रा में बढ़कर 1,32,579 करोड़ 69 लाख रुपए हो गया, जबकि पिछले साल ये 93,907 करोड़ 76 लाख रुपए था। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वनधन योजना के तहत जनजातीय नव उद्यमिता को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। क्या ये रिपोर्ट है, क्या ये जानकारी है जो आपके काम आ सकती है? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्राइफेड के महानिदेशक श्री प्रवीर कृष्णा ने बताया, वनधन विकास योजना से जनजातीय नव उद्यमियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और मदद मिल रही है। 18 महीनों से भी कम समय में 33,360 वनधन विकास केंद्र खोले गए हैं। ट्राइफेड ने 31 मार्च 2021 तक 300 वानिकी क्षेत्रों में प्रत्येक में 2,224 वनधन विकास केंद्रों को अपनी मंजूरी दी है। प्रत्येक वनधन विकास केंद्र में 20 जनजातीय सदस्य होते हैं और 15 ऐसे केंद्रों से मिलकर वनधन विकास केंद्र का एक क्लस्टर बनता है।
वनधन विकास केंद्रों के ये क्लस्टर्स 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 6,67,000 जनजातीय लोगों को बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसर, उन्हें बाजार से जोड़ने के साथ साथ उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराएंगे। वनधन विकास योजना से अब तक कम से कम 50 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड जनजातीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें वनधन जनजातीय उद्यमिता एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी लघु वन उत्पादों के विपणन का एक तंत्र। इसे MFP योजना के लिए वैल्यू चेन के विकास और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से शुरू किया गया है। श्री कृष्णा ने इस अवसर पर घोषणा की कि जनजातीय मामलों से जुड़ी सभी योजनाओं और पहलों को जल्द ही एक नई योजना के अंतर्गत लाया जाएगा, जिसका नाम होगा जनजातीय कल्याण योजना। गेहूं की फसल रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम मूल्य पर खरीद की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि पहले होता रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती रही है फसल की, वैसा ही इस बार भी हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पहली बार पंजाब के किसानों ने अपनी रबी फसलों की बिक्री के लिए सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में लगभग 202 करोड़ 69 लाख रुपए पंजाब के किसानों के खाते में पहले ही स्थानांतरित हो गए। मौजूदा रबी विपणन सत्र 2021-22 में भारत सरकार मौजूदा मूल्य समर्थन योजना के अनुसार किसानों से रबी फसलों की MSP पर खरीद करना जारी रखे हुए है। भारत सरकार की योजना MSP पर मौजूदा RMS में केंद्रीय पुल के लिए 427 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। 18 अप्रैल 2021 तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 5,23,000 मीट्रिक टन के मुकाबले 121,07,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। 18 अप्रैल 2021 तक कुल 121,07,000 मीट्रिक टन की खरीद में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा 44,08,000 मीट्रिक टन, पंजाब 41,08,000 मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश 28,05,000 मीट्रिक टन का है। इस साल सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके तहत हरियाणा और पंजाब से MSP के अप्रत्यक्ष भुगतान के तरीके को बदलकर भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप सभी खरीद एजेंसियों के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन लाभ हस्तांतरित किया है। इससे पंजाब व हरियाणा के किसानों को बिना किसी देरी और कटौती के उनकी फसलों की बिक्री के लिए एक राष्ट्र एक MSP एक DBT के तहत पहली बार सीधा फायदा प्राप्त होने की खुशी मिल रही है। 18 अप्रैल 2021 तक पंजाब में लगभग 202 करोड़ 69 लाख रुपए और हरियाणा में 1,417 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि ऐसे किसान के बारे में जिनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में एक नाम सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश पारिक का भी है। इनके जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जगदीश पारिक मूल रूप से अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते रहे हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। अभी के समय अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाने लगा है। बाजार में बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए कोई खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध नहीं है और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए श्री माधोपुर उपखंड के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती की ओर रुख किया। जगदीश पारिक एक किसान हैं
खेती में नए नए प्रयोग करके इन्होंने किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की वजह से इन्होंने अपना तथा अपने क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। जगदीश पारेख निरंतर सब्जियों की नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीटरोधी तथा सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके जगदीश पारेख ने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 1970 से करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गोभी की पैदावार से शुरुआत की। शुरू में इनकी पैदा की गोभी का वजन लगभग आधा किलो से पौन किलो तक होता था। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ गोबर से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग किया। पारेख के खेत में 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन, 250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्चियों तक का उत्पादन हो चुका है। सबसे अधिक किस्में फूल गोभी में हैं तथा इन्होंने अभी तक 8 किलो से लेकर 25 किलो 150 ग्राम तक की फूल गोभी का उत्पादन कर लिया है। अपने निरंतर प्रयोग तथा कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें वर्ष 2000 में सृष्टि सम्मान तथा वर्ष 2001 में फर्स्ट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2001 में ही 11 किलो की गोभी उत्पादन के लिए इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पारेख अब तक 6 बार राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं तथा सबसे वजनी गोभी के फूल के विश्व रिकॉर्ड में दूसरे पायदान पर हैं। जगदीश प्रसाद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक खेती से 25 किलो 150 ग्राम वजनी गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं। और अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से किसानों को लेकर विशेष सुझाव दिए गए हैं। क्या वो सुझाव हैं, आइए आपको दिखाते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की ऑनलाइन प्रशिक्षण की तैयारियां कैसी चल रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय एक संयुक्त पहल के साथ आए हैं और जनता पर केंद्रित ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की है, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2021 को हो चुकी है। इसके बाद 1 मई 2021, 21 मई 2021 और 1 जून 2021 को बैच दोहराए जाएंगे। IDY हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इसमें अभी 2 महीने बाकी है। इस पाठ्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल शामिल है, जिसे आसानी से सीखने के लिए तैयार किया गया है और ये प्रत्येक 1-1 घंटे की अधिकतम अवधि के 24 सत्रों में फैला हुआ है। 2 मंत्रालयों ने इन पाठ्यक्रमों को IDY 2021 के अनुसार समयबद्ध किया है, जो जनता के विचारों और रोजमर्रा के जीवन में योग के प्रवेश करने के लिए एक आदर्श अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता को कैसे और ज्यादा बेहतर किया जाए, इसी को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक से जुड़ी ये रिपोर्ट आपके लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के तरीकों और उपायों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने उन्हें पिछले कुछ हफ्तों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि किस प्रकार राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है। 20 राज्यों की प्रतिदिन 6,785 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग के बजाय भारत सरकार ने 21 अप्रैल से इन राज्यों को प्रतिदिन 6,822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विभिन्न राज्यों में निर्बाध तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। नाइट्रोजन और ऑर्गन टैंकरों के रूपांतरण, टैंकरों के आयात और एयर लिफ्टिंग के साथ साथ उनके निर्माण के माध्यम से साइरोजेनिक टैंकरों की तेजी से उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों को जमाखोरी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स और नीति आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया। अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कई अहम जानकारियां हासिल हुई होंगी। आगे फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। जानेंगे